Most important very short answers for civics exam inter first year। एंड ये कंटिन्यूएशन है फर्स्ट वीडियो का। फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में है, जिसमें मैंने 52 आंसर्स को एक्सप्लेन किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट, एंड दिस इज द कंटिन्यूएशन। इस वीडियो में पार्ट 2 में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 53 to 83 आंसर्स। सो मेरे चैनल पर बाकी सब्जेक्ट्स जो इंटर फर्स्ट ईयर के हैं उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, इंक्लूडिंग सिविक्स प्लेलिस्ट, जिसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस इंक्लूडिंग आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन इज अवेलेबल। नाउ लेट्स बिगिन दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 53, मीनिंग ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब है कि जब गवर्नमेंट या फिर कम्युनिटी के पास खुद के बिजनेसेस होते हैं या फिर रिसोर्सेज। सोशलिज्म इसलिए है ताकि वो इंश्योर कर सके कि हर किसी के पास एक्सेस हो बेसिक नीड्स का, यानी कि उन तक बेसिक रिसोर्सेज पहुँचे। बेसिक नीड्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, अपनी हेल्थ का ख्याल रखने के रिसोर्सेज, एजुकेशन, सबको पढ़ाई मिलनी चाहिए, एंड हाउसिंग, सबके पास एक घर हो फॉर शेल्टर। सोशलिज्म की मदद से सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी होती है, यानी कि किसी को ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं किसी को कम, तो ये कम हो जाता है। Socialism is when the government or community owns businesses and resources. It aims to make sure everyone has access to basic needs. These needs include healthcare, education, and housing. It works to reduce inequality in society. Question number 54. Capitalism. कैपिटलिज्म एक तरह का इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहां पर इंडिविजुअल यानी कि एक इंसान और बिजनेसेस ओन करते हैं खुद की प्रॉपर्टी, और मार्केट में जिस तरह प्रोडक्ट्स को सप्लाई किया जाता है और कितना कस्टमर डिमांड है उस हिसाब से मार्केट में प्राइसेस को सेट किया जाता है। कैपिटलिज्म का मेन गोल यही है कि प्रॉफिट बनाए प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के ज़रिए और ट्रेड के ज़रिए। ट्रेड यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। लोगों के पास आज़ादी होती है कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। So capitalism is an economic system where individuals and businesses own property. Prices are decided by supply and demand in the market. The goal is to make profits through production and trade. People have the freedom to start their own businesses. Question number 55, neoliberalism. Neoliberalism जो है वो सपोर्ट करता है एक फ्री मार्केट को और प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। ये कम गवर्नमेंट रूल्स रखना चाहता है इकोनॉमी के अंदर। न्यू लिबरलिज्म फोकस करता है एक इंडिविजुअल की आज़ादी पर और इकोनॉमिक ग्रोथ पर, यानी इकोनॉमिकली वो इंसान ग्रो करे। आइडिया ये है न्यू लिबरलिज्म का कि जितनी कम गवर्नमेंट होगी उतने ज़्यादा ही बिजनेसेस को ग्रो करने में मदद मिलेगी। न्यू लिबरलिज्म सपोर्ट्स फ्री मार्केट्स एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इट कॉल्स फॉर फ्यूअर गवर्नमेंट रूल्स इन द इकोनॉमी. It focuses on individual freedoms and economic growth. The idea is that less government helps businesses succeed. Question number 56, trusteeship. Trusteeship तब होता है जब बिजनेस के जो लीडर्स होते हैं वो परवाह करते हैं एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट में, कस्टमर्स के इंटरेस्ट में और सोसाइटी के इंटरेस्ट में, यानी कि उनकी जो नीड्स है, ज़रूरतें हैं, उन पर फोकस ज़्यादा किया जाता है। ट्रस्टीशिप में वो लोग एक्ट करते हैं केयर टेकर की तरह, जो कि कंपनी की कामयाबी के लिए मदद करते हैं। एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है इस अप्रोच के लिए। ट्रस्टीशिप की वजह से बैलेंस बना रहता है प्रॉफिट यानी कि पैसा और सोशल गुड्स के बीच। क्वेश्चन नंबर 57, लेसे फेयर। लेसे फेयर एक पॉलिसी होती है जिसमें जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करती किसी भी बिजनेस के एक्टिविटीज़ में। वो बिलीव करते हैं कि इकोनॉमी जो है वो अच्छी चलती है जब एक इंडिविजुअल को आज़ादी दी जाती है कि वो खुलकर अपना बिजनेस संभाल सके, उसके एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर सके। अगर मार्केट फ्री होगी तभी तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। सो ये अप्रोच ट्रस्ट करती है बिजनेस ओनर्स पर कि वो फैसला ले अपने बिजनेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 58, क्लासिफाई राइट्स। तो राइट्स बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, कल्चरल राइट्स। हर टाइप का जो राइट होता है वो प्रोटेक्ट करता है एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी के एक ख़ास हिस्से को।
जैसे कि सिविल राइट्स, ये प्रोटेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल के बोलने की आज़ादी को, उसकी प्राइवेसी को। और पॉलिटिकल राइट्स, ये लोगों की मदद करते हैं पार्टिसिपेट करने में गवर्नमेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट आर पॉलिटिकल राइट्स? पॉलिटिकल राइट्स मदद करते हैं लोगों की पार्टिसिपेट करने में पॉलिटिकल प्रोसेस में ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें कई सारे राइट्स आ जाते हैं, जैसे कि राइट टू वोट और राइट टू रन द ऑफिस। इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी आ जाता है। किसी भी डेमोक्रेसी को रन करने के लिए ये राइट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 60, मॉरल ड्यूटीज़। मॉरल ड्यूटीज़ वो एक्शंस होते हैं जो हमें करने चाहिए बिकॉज हमें पता है कि सही और अच्छी चीज़ें क्या है। मॉरल ड्यूटीज़ हमें गाइड करती हैं कि किस तरह हमें दूसरों के साथ बर्ताव करना चाहिए, हाउ वी शुड ट्रीट अदर्स, एंड किस तरह फ्रेंडली रहे, काइंड रहे और फेयर रहें, यानी कि गलत रास्ते पर ना चलें। ये ड्यूटीज़ कम्प्लीटली बेस्ड होती हैं एथिक्स के ऊपर एंड मॉरलिटी के ऊपर। एथिक्स यानी कि सही और गलत की पहचान, और मोरालिटी यानी कि पर्सनल बिलीफ जो हर इंसान के पास होता है। हर इंसान के अकॉर्डिंग सही या गलत अलग होते हैं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम हमारी मॉरल ड्यूटीज़ को किस तरह निभाते हैं। ये ड्यूटीज़ मदद करती हैं एक बेहतर और एक मोर केयरिंग सोसाइटी बनाने में। क्वेश्चन नंबर 61, डिफाइन राइट्स। राइट्स का मतलब होता है आज़ादी और एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट यानी कि वो हक या फिर वो आज़ादी जो कि एक इंडिविजुअल डिजर्व करता है और उसे मिलनी चाहिए। राइट्स इंश्योर करते हैं कि हमें फेयरली ट्रीट किया जाए इस सोसाइटी में बिना कोई डर के। राइट्स जो है एक इंसान की बेसिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जैसे कि सेफ्टी, सुरक्षित रहना और एजुकेशन, पढ़ाई। राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सोसाइटी में अगर सुकून चाहिए और इंसाफ चाहिए तो। क्वेश्चन नंबर 62, नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स वो राइट्स होते हैं जिनके साथ हर इंसान पैदा होता है, एवरीवन इज बॉर्न विथ इट, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम और राइट टू परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि जिंदगी का हक, आज़ादी का हक और खुद के लिए खुशी ढूंढने का हक। ये राइट्स कोई भी गवर्नमेंट नहीं देती और ये राइट्स इनहेरेंट होते हैं, यानी कि इनबिल्ट होते हैं इंसानों में। In all the societies, natural rights must be protected. Question number 63, classification of duties. यानी कि कितने टाइप के ड्यूटीज होते हैं? तो 3 तरह की ड्यूटीज होती हैं, लीगल, मॉरल एंड सोशल। लीगल ड्यूटीज कानून बनाता है जिसे फॉलो करना जरूरी है। मॉरल ड्यूटीज किसी भी इंसान की जो सोच होती है सही या गलत की, यानी कि उसके जो एथिकल बिलीव्स होते हैं वो उस इंसान को गाइड करते हैं उसके एक्शंस के ऊपर। सोशल ड्यूटीज की जो एक्सपेक्टेशंस है वो सोसाइटी सेट करती है कि किस तरह हार्मनी, सुकून बना के रखे सोसाइटी में। क्वेश्चन नंबर 64, राइट अबाउट मॉरल राइट्स। मॉरल राइट्स अगेन बेस्ड होते हैं किसी भी इंसान के एथिक्स के ऊपर, यानी कि जो भी उस इंसान की सही गलत की पहचान होगी उस हिसाब से वो गाइड होगा एंड उसी तरह वो दूसरों के साथ बर्ताव करेगा। मॉरल राइट्स में एक राइट आता है, राइट टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। डिग्निटी यानी कि रिस्पेक्ट। मॉरल राइट में एक और राइट आता है जिसे हम राइट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ फ्रीली कहते हैं, यानी कि आपको हक होता है कि आप फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, बात कर सको। ये राइट्स बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, यानी कि बहुत एसेंशियल और बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं सोसाइटी में फेयरनेस को बना के रखने के लिए एंड ऑल्सो फॉर रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 65, राइट एनी 4 पॉलिटिकल राइट्स। 4 पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। एक होता है राइट टू वोट, दूसरा होता है राइट टू रन द ऑफिस, तीसरा होता है राइट टू ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी एंड फोर्थ इज स्पीक फ्रीली, यानी कि हर इंडिविजुअल को हक होता है कि वो जाकर वोट डाल सके या फिर गवर्नमेंट के ऑफिस को जाकर चलाने में मदद कर सके या फिर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सके और आज़ादी के साथ बोल सके। ये जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं अगर हम डेमोक्रेसी का हिस्सा बनना चाहते हैं, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। एज यू नो, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। पॉलिटिकल राइट्स की मदद से हम इंश्योर कर पाते हैं कि लोगों की आवाज़ों को सुना जाए। पॉलिटिकल राइट्स अलाउ करते हैं गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी, यानी कि कोई भी इंसान जाकर चेक और कंट्रोल कर सकता है गवर्नमेंट के एक्शंस को अपने पॉलिटिकल राइट्स की मदद से। क्वेश्चन नंबर 66, पॉइंट एनी 3 सिविल राइट्स। तो कोई भी 3 सिविल राइट्स आपको कहने हैं
सो राइट टू इक्वालिटी एक होता है, यानी कि हर कोई एक समान है, इक्वल है लॉ के सामने। फिर दूसरा है राइट टू प्राइवेसी, हर इंसान को हक है कि वो अपनी एक प्राइवेट लाइफ जी सके। थर्ड वन इज राइट टू अ फेयर ट्रायल। इसका मतलब ये है कि हर इंसान को मौका मिलना चाहिए कि अगर उस पर कोई गलत इल्ज़ाम लगाया जाए तब उसे इंसाफ मिलना चाहिए। इन सिविल राइट्स की मदद से कहीं पर भी किसी के साथ भी अनफेयर बिहेवियर नहीं किया जा सकता। ये राइट्स मेक श्योर करते हैं कि हर इंसान के साथ इक्वल बर्ताव किया जाए, सारे सिटीजन्स के साथ। सिविल राइट्स मदद करते हैं सेव करने में एक इंसान की फ्रीडम यानी कि उसकी आज़ादी और उसका इंसाफ यानी कि जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 67, राइट सम इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक राइट्स। इकोनॉमिक राइट्स में बहुत सारे राइट्स आ जाते हैं, जैसे कि राइट टू वर्क, काम करने की आज़ादी, राइट टू फेयर वेजेस, यानी कि अगर आपने ज़्यादा काम किया है तो कोई आपको उसकी कम कीमत नहीं दे सकता। देन राइट टू ओन प्रॉपर्टी, आप खुद की एक ज़मीन ले सकते हो। इकोनॉमिक राइट्स मदद करते हैं लोगों की जीने में इज्जत के साथ, टू लिव विद डिग्निटी। इकोनॉमिक राइट्स वर्कर्स की भी मदद करते हैं कि उन्हें फेयरली ट्रीट किया जाए इस सोसाइटी के अंदर। इकोनॉमिक राइट सपोर्ट करते हैं किसी भी इंसान की ग्रोथ में एंड उसकी प्रॉस्पेरिटी में, यानी कि उसकी कामयाबी में और ये कि उसे एक अच्छी ज़िंदगी मिले। क्वेश्चन नंबर 68, मेंशन एनी टू क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सिटीजन। तो एक अच्छा सिटीजन वो होता है जो कि भारत के कानून को फॉलो करता है एंड सोसाइटी के रूल्स को भी। ये गवर्नमेंट के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करते हैं और खुद के कम्युनिटी के एक्टिविटीज़ में भी। गुड सिटीजन्स मदद करते हैं एक सोसाइटी को सेफ बनाने में और फेयर बनाने में, सुरक्षित और इंसाफ से भरी सोसाइटी। एक अच्छा सिटीजन दूसरों के राइट्स की, उनके हक की इज्जत करता है और वो खुद भी कंट्रीब्यूट करता है कॉमन वेलफेयर में, यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे कंट्री ग्रो करे। क्वेश्चन नंबर 69, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि आप लीगली एक सिटीजन हो दो कंट्रीज के। इससे होता यह है कि एक इंसान इंजॉय कर पाता है दोनों कंट्री के राइट्स। सिर्फ राइट्स ही नहीं, वो रिस्पॉन्सिबल भी होता है अपनी ड्यूटीज के लिए, दोनों कंट्रीज के, ऑफ बोथ द नेशंस। डुअल सिटीजनशिप बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऑफर्स भी होते हैं और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज भी। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट डू यू मीन बाय यूस सैंग्विनिस। तो इसमें लेटर जे साइलेंट होता है, सो इट इज यूस सैंग्विनिस। तो यूस सैंग्विनिस एक प्रिंसिपल होता है, यानी कि एक रूल होता है कि एक इंसान की नेशनैलिटी उसके ऊपर बेस्ड होती है कि उसके पेरेंट्स की नेशनैलिटी क्या है। अगर दोनों पेरेंट्स सिटीजन्स है तब जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो भी एक सिटीजन बन जाता है उस देश का। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो बच्चा है वो कहाँ पर पैदा हुआ था। इस प्रिंसिपल के जरिए पता चलता है कि सिटीजनशिप किस तरह खूनी रिश्तों के जरिए मिलती है। राइट ऑफ ब्लड। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉल। तो रिकॉल एक प्रोसेस होता है जिसमें जो वोटर्स होते हैं वो हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं किसी भी इलेक्टेड ऑफिशियल को, यानी कि जिसे भी उन लोगों ने वोट डालकर लीडर बनाया था उसे वो लोग ऑफिस से जल्दी निकाल भी सकते हैं। और ये रिकॉल का प्रोसेस तब होता है जब वोटर्स को लगता है कि जिसे उन लोगों ने अपॉइंट किया है वो अपना काम, अपना जॉब अच्छे तरीके से नहीं कर रहा। पब्लिक जो है वो डिमांड कर सकती है कि हमें नए इलेक्शंस चाहिए और इस इंसान को हटाओ उसकी पोस्ट से। ये रिकॉल का प्रोसेस होने की वजह से पॉलिटिशियंस जो है वो अपनी हरकतों के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि उन्हें वोटर्स को जवाब देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज मेंट बाय डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट होती है जो कि अपने लोगों को पावर देती है, ताकत देती है कि वो खुद वोट डालकर अपने लीडर को चूज कर सके और फैसले ले सके अपने देश के लिए। होता यह है कि लोग इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसीज को, जैसे कि वोटिंग। लोग वोटिंग के जरिए ये चूज करते हैं कि कौन रूल्स बनाएगा देश के लिए। सो एक डेमोक्रेसी इस बात का ख्याल रखती है कि लोगों को आज़ादी मिले और इक्वालिटी मिले, यानी कि हर किसी को एक समान ट्रीट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी तब होती है जब लोग खुद ही अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लेते हैं और उसे इलेक्ट कर देते हैं कि ये इंसान फैसला लेगा उनके लिए। अब जिस भी इंसान को उन लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है वो इस तरह एक्ट करेगा कि वो सिटीजन्स के बिहाफ पर बात करेगा।
इस तरह की डेमोक्रेसी को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव ही डेमोक्रेसी को चलाएगा। इस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की मदद से बड़ी पॉपुलेशन लोगों की और उनके कॉम्प्लेक्स इश्यूज यानी कि डिफिकल्ट मैटर्स को सॉल्व करने और मैनेज करने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज रेफरेंडम? रेफरेंडम का मतलब होता है डायरेक्ट वोट डालना। ये डायरेक्ट वोट पब्लिक डालती है किसी भी एक स्पेसिफिक मैटर के लिए, इशू के लिए। सिटीजन्स वोट डालते हैं ताकि वो अप्रूव कर सकें यानी कि राजी हो सके या फिर रिजेक्ट कर सकें किसी भी लॉ को या फिर प्रपोजल को। लॉ यानी कि कानून और प्रपोजल यानी कि ऑफर। इससे लोगों की मदद मिलती है कि वो फैसले ले सके इम्पॉर्टेंट मैटर्स में। रेफरेंडम्स अक्सर यूज किए जाते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने हो या फिर मेजर पॉलिसीज को चेंज करना हो। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट डू यू नो अबाउट डायरेक्ट डेमोक्रेसी? एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्टली वोट डालते हैं कानून के ऊपर या फिर पॉलिसीज के ऊपर। जैसा एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव होता है, उस तरह डायरेक्ट डेमोक्रेसी में नहीं होता। देयर आर नो रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर मेकिंग डिसीजंस फॉर देम। इससे होता यह है कि सिस्टम सिटीजन्स को ज़्यादा आज़ादी देता है, कंट्रोल देता है गवर्नमेंट के ऊपर। इसे अक्सर छोटे कम्युनिटीज़ में या फिर स्पेसिफिक इश्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज प्लेबिसाइट? तो प्लेबिसाइट एक तरह का वोट होता है जो कि पब्लिक डालती है क्योंकि वो अपना ओपिनियन शेयर करना चाहती है किसी भी इम्पोर्टेंट मैटर को लेकर। अक्सर ये प्लेबिसाइट जो राइट टू वोट होता है वो दिया जाता है खास मैटर्स पर, जैसे कि आज़ादी से रिलेटेड कोई मैटर हो या फिर कोई भी मेजर चेंज लाना हो कंट्री में। प्लेबिसाइट मदद करते हैं गवर्नमेंट्स की क्योंकि इससे लोगों की मर्जी पता चलती है कि लोग क्या चाहते हैं देश के। इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमें गाइड करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पर फैसले लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज पब्लिक ओपिनियन? पब्लिक ओपिनियन पब्लिक का एक कलेक्टिव फैसला होता है बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर। पब्लिक ओपिनियन से पता चलता है कि लोग अभी जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं या फिर जो करंट इश्यूज है उसके बारे में क्या सोचते हैं। अब पब्लिक ओपिनियन किस तरह पता किया जाए? सर्वे लेकर, यानी कि उनसे कोई फॉर्म भरवा कर या फिर उनसे सवाल जवाब करके या फिर पोल कंडक्ट करके कि आपको क्या पसंद है। तो पब्लिक ओपिनियन के जरिए गवर्नमेंट समझ पाती है लोगों की जरूरतों को और उनकी ख्वाहिशात को, नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ सिटीजन्स। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज थियोक्रेटिक स्टेट? एक थियोक्रेटिक स्टेट एक कंट्री होती है जहाँ पर हुकूमत रिलीजियस लीडर्स की होती है। तो ये लीडर्स अपने रिलीजियस बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग कंट्री को चलाते हैं और जो भी उन्हें रिलीजन में सिखाया जाता है, उनकी रिलीजियस टीचिंग्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट चलती है। इसका मतलब ये है कि रिलीजियस लीडर्स और गवर्नमेंट के पास इक्वली शेयर्ड पावर्स होते हैं, यानी कि वो आपस में पावर्स को बांट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, डिफाइन सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म एक बिलीव होता है कि रिलीजन को गवर्नमेंट से अलग रखना चाहिए। सेक्युलरिज्म की मदद से गवर्नमेंट जो है वो एक समान रहती है सारे रिलीजियस मैटर्स में, यानी कि वो न्यूट्रल रहती है, कोई एक साइड वो चुन नहीं सकती। सेक्युलरिज्म प्रोटेक्ट करता है लोगों के रिलीजियस फ्रीडम को, कि सारे सिटीजन्स को आज़ादी है कि वो अपने रिलीजन को फॉलो करें। तो कोई भी इंसान किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है या फिर एक भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 80, डिफाइन सेक्युलर स्टेट। एक सेक्युलर स्टेट एक ऐसी कंट्री होती है जहां पर जो गवर्नमेंट है वो कोई भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती, किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करती। इससे मदद मिलती है कि लोगों के जो भी पर्सनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस या फिर बिलीव्स है उसे अलग रखा जाए पॉलिटिक्स से। सेक्युलर स्टेट में हर किसी को इक्वल राइट मिलता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो। एक सेक्युलर स्टेट की मदद से आज़ादी मिलती है बिलीफ की, हर किसी को राइट है कि वो अपने बिलीफ को फॉलो करे। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग कंट्री को चलाया जाता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स के क्या राइट्स है और गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है ये बताया जाता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि वो स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करता है और सेफ रखता है लोगों के राइट्स को एंड सोसाइटी में डिसिप्लिन को बना के रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फाउंडेशन होता है, यानी कि नींव होती है किसी भी कानून को बनाने की या फिर गवर्नमेंट बनाने की एक देश के लिए। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज प्रियम्बल?
प्रियम्बल एक इंट्रोडक्शन होता है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बुक में लिखा जाता है। प्रियम्बल एक्सप्लेन करता है कि वजह क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को बनाने की और गोल क्या है इस डॉक्यूमेंट का, यानी कि मकसद क्या है। एक प्रियम्बल सेट करता है कि क्या वैल्यूज पर एक कंट्री के लॉज बनेंगे। ये प्रियम्बल उस सोच को बताता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन रखता है ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए उसके सिटीजन्स को। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह का फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि बताता है कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। इसमें प्रॉपरली लिखे जाते हैं राइट्स ऑफ सिटीजन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन्स। ये डॉक्यूमेंट कंट्री का सबसे बड़ा कानून होता है। इट इज़ द हाईएस्ट लॉ इन द कंट्री। ये डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज में लिखा जाता है एंड बहुत आसानी से हर कोई पढ़ पाता है इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को। Students, if you think I was able to help you, then don't forget to hype this video and don't forget to contact me on my Telegram ID if you want easy notes. Do check out the playlist that I gave in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.